यस, आई थिंक वी वर हियर, वी वर डूइंग दिस टेबल. हाँ जी. तो ये जो ADAS अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू दिस आई एम टेलिंग यू, सपोज क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू ADAS अप्रोच. ठीक है, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू C+I एंड C+S अप्रोच. तो घबरा नहीं जाना. C+I क्या है? C+I का मीनिंग है AD एंड C+S का मीनिंग है एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, मीनिंग इज सेम. तो इधर दीज वर्ड्स कैन बी देयर और इनके कंपोनेंट ब्रैकेट में C+I एंड C+S अप्रोच के अकॉर्डिंग बताइए तो भी सेम आंसर. सो फर्स्टली यू विल गिव द लाइन ऑफ डेफिनेशन, देन ब्रीफली टेल अबाउट AD, वेरी ब्रीफली टेल अबाउट AS, देन दिस टेबल विल कम. ठीक है जी. चलो, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आई थिंक यू हैव ड्रॉन ऑल्सो, यू हैव मेड ऑल्सो. तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल व्हाट डिड वी गेट yesterday, that this AD and AS at these levels they are not equal, their values are different. Then you have to see carefully at this 200 level, 200, when aggregate demand is for 200 goods and aggregate supply is also of 200 goods, at this point both values are equal to each other. ठीक है. और at this level what is the level of employment? 40 lakhs of people. ठीक. तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज, यहाँ पर आपने इसको अंडरलाइन कर देना है. आप एनसर्कल करना चाहो यू कैन डू दैट. एंड हियर यू विल राइट इक्विलिब्रियम और ब्रैकेट में छोटा सा करके AD इज इक्वल टू AS. ठीक. Then after that we have to draw the diagram. Now you please draw this diagram in your notebooks right now. Draw कर लीजिए बेटे. X axis, Y axis. इधर you will write ADAS. Here you can write employment output income. ठीक है. Then this line is ये origin से जो start हो रही है, this is our AS line. और AS लाइन का ही अदर नेम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम या नेशनल इनकम. और ब्रैकेट में इसके कंपोनेंट्स भी इफ यू वांट यू कैन राइट C+S. ठीक. देन वी हैव ड्रॉन सिंपली AD लाइन. कोई कंपोनेंट नहीं दिखाने हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, नथिंग इज टू बी शोन, ओनली मेन लाइन. ठीक है. तो ये हमारी AD की लाइन है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस Y एक्सिस. तो ये AD की स्ट्रेट लाइन. कंपोनेंट्स क्या है इसके? दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में C+I. ठीक. Now we have to see at which point both these entities are becoming equal to each other. तो equal to each other वहीं पर होता है in a diagram where two lines cut each other. तो they are cutting, they are intersecting, they are crossing each other at this point E. तो E को यहाँ पर आप लिख के here you can write in bracket equilibrium point bracket में AD is equal to AS. Then E से one line you can draw on X axis. यहाँ पर आप लिखोगे Y. Y means Y level of income. मीन्स व्हेन इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है तो OY लेवल इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ये तो सीधा सीधा हो गया. अब नाउ क्वेश्चन अराइज करता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्टली इन एन इकोनॉमी सीधे आते ही ई पॉइंट ही डिसाइड हो जाएगा. किसी इकोनॉमी में आते आते ही पहले बार फर्स्ट टाइम में ही AD और AS इक्वल हो जाएंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. वो क्यों पॉसिबल नहीं है वो अभी हम करते हैं. तो व्हाट आर द टू अदर पॉसिबिलिटीज? अगर ये बोथ दीज आर नॉट इक्वल तो व्हाट आर टू अदर पॉसिबिलिटीज? तो टू अदर पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं? वन इज बिफोर दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके पहले की सिचुएशन, एंड वन सिचुएशन इज बियॉन्ड दिस पॉइंट आफ्टर दिस E पॉइंट, ये वाली सिचुएशन. नाउ लेट अस सी क्या है ये सिचुएशंस. अब नाउ अगर इफ वी सी केयरफुली E पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, अब आप देखो जरा ध्यान से. विच लाइन इज लाइंग अबव? ये वाली लाइन. ऊपर कौन सी लाइन है? ऊपर है हमारी AD की लाइन एंड बिलो इज AS लाइन. दैट मीन्स इन दिस पार्ट E पॉइंट से पहले का ये वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट, वहाँ पर क्या हो रहा है? एट दैट प्लेस AD इज एक्सीडिंग AS. AD इज ग्रेटर देन AS. बुक में बेटे ये लिखा नहीं हुआ है, दैट इज वाई आई टोल्ड यू टू ड्रॉ द डायग्राम. ये लेबलिंग पूरी नहीं की हुई है बुक में, बस वैसे ही डायग्राम बनाया हुआ है. तो यहाँ पर आप लिखोगे AD इज ग्रेटर देन AS. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर आफ्टर E पॉइंट, अब नाउ यू सी विच लाइन इज लाइंग अबव. ये AS की लाइन ऊपर है. AS की लाइन ऊपर होने का मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना. जब हम Y एक्सिस से चेक करते हैं तो जो लाइन ऊपर होती है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली ज़्यादा होती है. तो ये AS इज नाउ AD की लाइन नीचे है, AS की ऊपर है. दैट मीन्स AS इज ग्रेटर देन AD. ये तो सीधा सीधा हो गया. अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? ठीक. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस टेक दिस फर्स्ट सिचुएशन. यहाँ कहीं भी आप एक डॉटेड लाइन लगा लो, कहीं पर भी इस प्लेस के अंदर अंदर एनीवेयर. सिमिलरली इस एरिया में
जहाँ भी आपको ठीक लगे एक डॉटेड लाइन आप लगा के लेट अस नेम देम, कोई भी नाम रख लो, या मैंने लिख दिया y1, अपने y2 लिखना है, जो मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है। हियर आई हैव रिटन y2। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है, लेट अस टेक दिस, इफ फर्स्ट सिचुएशन AD इज ग्रेटर देन AS, ठीक है, ऐसा है, इक्विलिब्रियम से पहले की सिचुएशन है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब जो भी लोग पीपल दे आर इंटेंडिंग, दे आर प्लानिंग टू बाय, ये सारा हमारा एक्स एंटी कॉन्सेप्ट है, पहले भी बताया आपको। जो भी पीपल आर प्लानिंग टू बाय, सोच रहे हैं कि हमने ये सामान लेने हैं, ये चीज़ें लेनी है, ये शॉपिंग करनी है, ये बाइंग परचेजिंग करनी है, वट एवर पीपल आर प्लानिंग टू डिमांड, दैट डिमांड इज मोर। और उसके कंपैरेटिवली जो प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं, अब उनको नहीं पता कि मांगने वाले कितने लोग हैं, डिमांड कितनी, पता नहीं है किसी को कुछ भी, नोबडी नोज, बट अपने अपने लेवल के ऊपर। तो जितने सप्लायर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इतना सामान प्रोड्यूस करेंगे एक साल के अंदर अंदर, वी विल प्रोड्यूस दिस मच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, अब बाई चांस वो प्रोडक्शन कम हो रही है एज कंपेयर टू डिमांड, मतलब सब लोगों की डिमांड ज़्यादा है और सब प्रोड्यूसर्स की मिला के जो सप्लाई है वो कम हो रही है बाई चांस, पता नहीं है किसी को भी। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा है मोर डिमांड बाय कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का यहाँ पर मतलब है, क्योंकि AD के कंपोनेंट्स हम लेते हैं ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब आम हाउस होल्ड जो घर की चीज़ों की डिमांड करते हैं, अपनी डेली लाइफ की चीज़ों की करते हैं, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स भी तो मशीनों की डिमांड करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, जो भी प्रोडक्शन के लिए उनको सामान चाहिए, तो दे ऑल्सो मेक डिमांड फॉर ऑल दोज थिंग। तो अब ये दोनों तरह की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, और दोनों तरह के चीज़ों के सामान की जो सप्लाई है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस केस में इस करके एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब एक सोच के देखो ज़रा अपने मन में, तो सारे ही लोग बाजार जाते हैं, ऑल पीपल गो टू मार्केट, ऑल पीपल टेंड टू बाय मोर। जब वो ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक, आपकी कोई दुकान है, दिवाली के लिए आपने कोई सामान रखा हुआ है, बहुत आप लोग बहुत आ गए, जो भी सारा सामान है आपका बिक जाएगा। सोचिए, आपने दुकान में जितना सामान अपना शॉपिंग में शॉप में डाला हुआ है, कंज्यूमर्स आ गए ज़्यादा, आपका सारा सामान बिक गया। ठीक है, तो जो भी आपने डिस्प्ले पे शॉप में आगे रखा हुआ था, ऑल दोज गुड्स हैव गॉट सोल्ड। अब और कंज्यूमर्स आ रहे हैं, खुशी आपको बहुत हो रही है कि भाई ठीक है, वेरी गुड, सारा सामान बिक रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, प्रॉफिट भी होगा ऑब्वियसली। तो अब आप क्या करोगे, जो आपने स्टोर में पीछे दुकान के पीछे सामान रखा हुआ था गोडाउन में, अब आप नाउ यू विल ब्रिंग दोज थिंग्स ऑल्सो आउट। ठीक है, आप याद है ना, लास्ट ईयर किया था हमने सप्लाई और एक स्टॉक जो पीछे पड़ा होता है, संभाल के रखा होता है, नाउ दोज थिंग्स विल ऑल्सो बी ब्रॉट आउट। अब वो आपका स्टॉक भी बिक गया, सारा सामान बिक गया, वट एवर वॉज लाइंग विद यू, एवरीथिंग हैज गॉट सोल्ड। इसका मतलब अभी भी लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसी इस सिचुएशन में अभी भी पीपल आर कमिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोड्यूसर्स के सारे स्टॉक्स बिक जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड एक्सीड कर रही है, तो ऑल स्टॉक्स विल गेट यूज्ड अप। यूज्ड अप मतलब कंज्यूम्ड अप, सारे ही बिक जाएंगे क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब प्रोड्यूसर्स के पास, सेलर्स के पास नथिंग विल बी लेफ्ट अनसोल्ड। सर जब सब कुछ ही बिक गया, दुकान के अंदर का सामान, फैक्ट्री के गोडाउन का सामान, सब कुछ ही बिक गया, एवरीथिंग की सेल हो गई, तो नाउ दे विल बी नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग एल्स, सब कुछ बिक गया। अब आप सोच के बताइए, एज ए प्रोड्यूसर आपका सारा सामान बिक गया, तो अब आप अभी भी कंज्यूमर्स आर कमिंग, तो आपकी अगली इंटेंशन क्या होगी, और मैन्युफैक्चर करें। कोई भी यही सोचेगा ना, मैं और बनाऊं और प्रोडक्शन करूं क्योंकि मेरा सामान बिक गया है। तो देन इन दैट सिचुएशन अब क्या होगा, देन फर्म्स विल एम्प्लॉय मोर पीपल। फैक्ट्रियों वाले जो लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, अब क्या करेंगे, और लेबर को काम पे लगाएंगे, और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करके वो मार्केट में और चीज़ों की सप्लाई करेंगे। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनका सारा सामान बिकता जा रहा है, उनको बहुत हैप्पीनेस भी हो रही है। उसी से इनकरेज होके, क्योंकि प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली, तो उससे इनकरेज होके दे विल प्रोड्यूस मोर। प्रोड्यूस मोर करने के लिए, फॉर मोर प्रोडक्शन, मोर लेबर इज़ रिक्वायर्ड, मोर रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, जो कुछ भी चाहिए वो अपना सारा और प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये जो सिचुएशन है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड वाज मोर, मतलब ये O Y1 लेवल ऑफ इनकम है,
कहीं भी आप पॉइंट ले लो जस्ट टू एक्सप्लेन। तो ये जो इनकम अभी कम हो रही थी, ठीक है, अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। नाउ दे विल टेंड टू मूव फ्रॉम दिस OY1 पॉइंट टू OY, दे विल मूव टुवर्ड्स राइट साइड। तब तक और प्रोडक्शन होती जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी जब तक ये दोनों चीज़ें AD एंड AS दे डोंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये राइट वर्ड एरो का मतलब ये जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड विल नॉट बिकम एबल टू मीट, एग्रीगेट सप्लाई विल नॉट बिकम एबल टू मीट दिस AD एग्रीगेट डिमांड, और प्रोडक्शन होती जाएगी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा टुवर्ड्स E पॉइंट की तरफ आने की टेंडेंसी होगी। नाउ रिवर्स सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। सपोज अब क्या है कि मार्केट के अंदर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर एंड एग्रीगेट डिमांड इज लेस, ये वाली सिचुएशन। अब बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स के पास, सेलर्स के पास सामान तो बहुत पड़ा हुआ है, बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट सरप्राइजिंगली पीपल आर नॉट कमिंग टू मेक डिमांड। लोग नहीं जा रहे हैं। आपके पास सामान है, दुकान भरी पड़ी है, गोडाउन में भी सामान पड़ा है, स्टोर में भी पड़ा है, स्टॉक भी काफ़ी पड़े हुए हैं, बट दैट सिचुएशन इज़ कि पीपल आर नॉट कमिंग टू मेक डिमांड। तो अब आप सोच के देखो, क्या प्रोड्यूसर्स को कोई इंस्पिरेशन होगी और काम करने की? विल दे फील इंस्पायर्ड टू प्रोड्यूस मोर? दे विल नॉट फील। क्यों नहीं, उनको बहुत खुशी क्यों नहीं होगी? बिकॉज उनका सामान बिक ही नहीं रहा है। तो एज ए मतलब अपने आप को हम इन प्लेस ऑफ ए प्रोड्यूसर अगर सोच के देखें या सेलर सोच के देखें तो हमें दुख होगा। वी विल फील बैड कि हमारी थिंग्स आर नॉट गेटिंग सोल्ड। प्रॉफिट कहाँ से होगा, आमदन कहाँ से होगी जब हम बेच ही नहीं पा रहे हैं? तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो प्रोड्यूसर्स फील बैड एट दैट टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैड का मतलब वो साइकोलॉजिकली इमोशनली नहीं लिखना, मैं वैसे समझाने के लिए कह रही हूँ। तो दे विल फील बैड कि उनकी थिंग्स आर नॉट गेटिंग सोल्ड। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? नाउ इट मीन्स लेस डिमांड इज देयर, less people are coming, then supply is more and people are coming less, so stocks will remain unsold। उनका सामान नहीं बिकेगा तो उनके पास वट एवर स्टॉक्स आर लाइंग, शॉप में सामान है या स्टॉक्स में है, गोडाउन में है, जहाँ भी है, तो दे विल दैट विल रिमेन अनसोल्ड। अब नाउ प्रोड्यूसर्स वॉन्ट लाइक टू प्रोड्यूस मोर। वो क्यों नहीं करेंगे? वो सोचेंगे कि अनलेस एंड अनटिल अवर प्रीवियस थिंग्स आर नॉट गेटिंग फिनिश्ड अप, वी शुड नॉट प्रोड्यूस मोर। जब तक हमारा पुराना सामान नहीं निकलता है हम और क्या बना के करेंगे? तो वो क्या करते हैं? नाउ फर्स्टली दे विल ट्राई टू क्लियर द प्रीवियस स्टॉक्स। पहले पुराना सामान निकालने की कोशिश होती है। सी इतनी इकोनॉमिक्स एक बेसिक सा रूल है, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, वेदर इट इज़ ए स्मॉल थिंग और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट थिंग, हर एक की इंटेंशन ये होती है कि हमारा सामान बिकना चाहिए। सेल करने के लिए, मार्केट के लिए सामान कोई भी बनाता है। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर जो है देयर इंटेंशन विल बी टू फर्स्टली क्लियर अप देयर प्रीवियस स्टॉक्स। ठीक, तो अब वो और लोगों को काम पे नहीं लगाएंगे और एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे और लेबर नहीं लगाएंगे। सो नो मोर पीपल एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन एंड नो मोर प्रोडक्शन विल बी मेड। जबकि पहले ही नहीं बिक रहा तो और लोगों को ना तो वो काम देंगे ना ही और प्रोडक्शन करेंगे, रादर पहले वाले भी जो लोग लगे हुए हैं उनको भी काम से हटा देंगे, क्योंकि उनका खर्चा कहाँ से देना है, उनको वेजेस कहाँ से देनी है जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहे हैं। तो दे विल रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये लिखा ना, रादर एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिक्रीज्ड, उसको कम कर दिया जाता है, लोगों को काम से निकाल दिया जाता है जब तक कि पिछला स्टॉक खत्म नहीं होता। तो ये सिचुएशन कम आती है। ये कब तक चलता है? अल्टीमेटली बाय द टाइम बोथ दीज थिंग्स बिकम इक्वल। ये वाला, ये जो पार्ट है, जब तक ये गैप कम नहीं होता, ये आप देख रहे हो ना, इधर से जाए तो गैप बढ़ रहा है, ऐसे रिवर्स में आए तो गैप कम हो रहा है। तो जब तक एग्रीगेट सप्लाई, पुराना सामान फिनिश नहीं होता है, तो तब तक और कोई प्रोडक्शन नहीं की जाती, रादर एम्प्लॉयमेंट भी कम कर दी जाती है, लोगों को निकाल भी दिया जाता है, प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड जब तक पुराने स्टॉक क्लियर नहीं होते। तो देयर विल बी बैकवर्ड मूवमेंट फ्रॉम OY2 टू OY, ट्रेंड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्यों ऐसा है? क्योंकि सामान नहीं बिक रहा है। जब तक ये नहीं बिकेगा द प्रोड्यूसर्स दे विल कीप ऑन वेटिंग। जब तक ये बिक जाएगा उसके बाद फिर देखेंगे कि और क्या होता है। तो कहने का सारी स्टोरी का मीनिंग ये है कि ऑल ऑफ ए सडन इक्विलिब्रियम पॉइंट डज नॉट हैपन इन द इकोनॉमी। देयर मे बी दिस सिचुएशन, देयर मे बी दिस सिचुएशन। ठीक है, बट जो प्रोमिनेंट, जो दोनों में से एक्टिव फैक्टर है ना, आउट ऑफ दीज टू AD एंड AS, जो दो चीज़ों में से ज़्यादा डोमिनेंट रोल इज बीइंग प्लेड, दैट इज बाय प्लेड बाय दिस AD। ये ज़्यादा असर डालती है। अब क्योंकि जो लोग होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, कोई उनको कंपेल तो नहीं कर सकता ना। जैसे आप और मैं, हम अपने घर पे बैठे हैं, हमारी मर्जी है हम मार्केट जाएं,
हमारा दिल करे जाए, हमारा दिल करे ना जाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ, है ना, कि आप नहीं आप जाओ ये सामान परचेज करो, हमें लगेगा जब दिल करेगा चले जाएंगे. सो एग्रीगेट डिमांड प्लेज बिकॉज प्रोड्यूसर्स का जो बिहेवियर होता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स. लोग आएंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी और प्रोडक्शन करेंगे, लोग नहीं आएंगे तो सामान नहीं बिकेगा तो और प्रोडक्शन नहीं करेंगे. मतलब बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक, तो एग्रीगेट डिमांड को ही हम ध्यान में रखते हैं कि अगर ये ज़्यादा होती है तो और प्रोडक्शन की जाएगी, इनकम लेवल इंक्रीज होगा अप टू द सी पॉइंट. अगर डिमांड कम होती है एग्रीगेट डिमांड, तो प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड, अल्टीमेटली ए टेंडेंसी विल बी देयर टू रीच टू दिस पॉइंट. ठीक है, तो अब आपको ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. एक्सप्लेन दिस इक्विलिब्रियम. तो वेरी ब्रीफली यू शुड टच ऑल दीज पॉइंट्स. थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ों को आपने अपना आंसर में कवर करना है. ठीक, ओके, ये ना आपके बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, ये सारे एवरीथिंग इज गिवन, बट आई रिक्वेस्ट यू टू इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ यू कैन मेक द पॉइंट्स. नंबरिंग कर लेनी है, 3-4 पॉइंट शॉर्ट से पॉइंट्स आपने बना लेने हैं, देन यू शुड राइट. ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट अप्रोच. नाउ लेट अस कम टू सेकंड अप्रोच. ये बहुत सिंपल है और ईजी है. नाउ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. So according to this approach, Keynes के according, equilibrium level in the economy takes place at that point where savings in the economy become equal to investment in the economy. जो भी नाम लिखा है बस उसकी equality. So equilibrium point will be determined at that point where savings are equal to this investment in the economy. Again, कौन सी savings and कौन सी investment? Planned saving and investment, ex ante. बस ये याद रखना है. ठीक है, कोई भी वर्ड यू कैन यूज, प्लान्ड, एक्स एंटी, डिजायर्ड, इंटेंडेड, एनी वर्ड कैन बी यूज्ड. सो जहाँ भी इक्वल होंगे. ठीक, अब उसके बाद फिर वेरी ब्रीफली, बुक में दिया नहीं है बट अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा वेरी ब्रीफली यू शुड राइट द मीनिंग ऑफ सेविंग. यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओनली सेविंग, सेविंग फंक्शन वाला सेपरेट छोटा सा. ठीक है, उसके बाद देन यू विल अगेन गिव मीनिंग ऑफ, वेरी ब्रीफ मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और उसका डायग्राम. नाउ यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, केन्स ने इन्वेस्टमेंट मानी है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वाला डायग्राम जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, वो वाला डायग्राम. ठीक, छोटे से वो दोनों चीज़ें दे के देन यू हैव टू गिव दिस टेबल. अब क्योंकि ये रेपिटेशन है तो मैं बार बार वही चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, पहले किया है हमने सारा. नाउ यू प्लीज़ request you to make the table firstly because we are not following the values of the book. उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस ही है. मुझे ये वाला टेबल इजी लगता है, आई होप कि आपको भी इजी लगेगा. सीधा सीधा सा टेबल है. सो फर्स्टली मेक द कॉलम ऑफ वाई, इनकम कॉलम, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. फिर उसके बाद कंजम्पशन सेम ही है जो पहले किया था. कंजम्पशन 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. ठीक है, देन नाउ सेविंग, सेविंग निकालना है हमने. नाउ सेविंग का फॉर्मूला, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, वाई माइनस सी. तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये वैल्यूज आ गई -50, -25, ये सारा जो सेम पहले किया हुआ है. देन लास्ट में वन मोर कॉलम इज टू बी मेड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट and previously also we have assumed it to be equal to 50. So again we write the same set of values. Since it is equal, it remains same. तो ये सभी values 50 ही रहेंगी. ठीक, now we have to observe कि at which level of income these savings and investments are becoming to equal to each other. कहाँ पर equal है? ये प्लस का, ये माइनस का, नो इक्वल. ये भी माइनस प्लस नॉट इक्वल. ये भी 0, ये 50 नॉट इक्वल. ये 25 नॉट इक्वल. हेयर इट इज इक्वल 50 एंड 50. मतलब टेबल में से वो अपनी लाइन चूज करनी है, वो देखना है पॉइंट जहाँ पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल. नाउ एट दिस पॉइंट अगेन आफ्टर दिस देयर इज डिफरेंस. तो यू प्लीज अंडरलाइन एंड मार्क दिस लाइन इन सर्कल. यहाँ पर आप लिखोगे इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. मतलब इसको थोड़ा हाईलाइट करना है ना, पढ़ने वाले को, टीचर को पता चले कि ये इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू योर टेबल. तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है. इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम एट दिस? इट इज 200. मतलब व्हेन 200 रुपीज करोड़ इज द लेवल ऑफ इनकम, तो एट दैट टाइम इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज हियर एज पर दिस अप्रोच, एज पर दिस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बोथ दीज एंटिटीज आर इक्वल. ठीक, नाउ आफ्टर दिस, ये प्लीज़ ये गलत है डायग्राम, गलती से बना दिया था मैंने. ये प्रॉपर डायग्राम है. प्लीज़ मेक दिस डायग्राम. बुक वाला डायग्राम अभी फॉलो नहीं करना है, वो गलत बना हुआ है.
प्लीज मेक द करेक्शन. आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ दिस राइट नाउ. बुक में जो बनाया ना वो एक कुछ और चीज़ है, वो बाद में आएगी. अभी जो एज पर दिस अप्रोच द डायग्राम विच इज रिक्वायर्ड दैट इज ओनली दिस मच. सो ड्रॉ द एक्सिस. पहले आप बना लो ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग, जितना भी आपका स्पेस है. ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, ये यहाँ से ये नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट करना है. ये वाला पार्ट क्या है हमारा, डिस सेविंग्स वाला पार्ट है जो. तो ये जीरो के नीचे भी लाइन को एक्सटेंड करना है, नेगेटिव वाई एक्सिस. तो यहाँ पर भी कहीं पर भी जहाँ आपका मन करे एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ड्रॉ दिस सेविंग फंक्शन. ये एस फंक्शन की लाइन पीछे जो किया था ना सेविंग फंक्शन, ये बस ये दिस लाइन विल गो अबव but it will intersect this line of I investment at one point. आप अपने डायग्राम में देख लो, जहाँ भी कट करती है, जहाँ पर भी ये सेविंग की लाइन और इन्वेस्टमेंट की लाइन दे आर कटिंग ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी नोन एज ई पॉइंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा ऊपर करके इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में S is equal to I wherever your these two lines are intersecting each other. You draw in the meantime. Let me see other children also, they are doing or not. प्लीज बेटे ड्रॉ दिस डायग्राम. बुक में जो डायग्राम है वो कुछ और चीज़ है, इक्वालिटी बिटवीन ADAS एंड SI अप्रोच, वो यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है. यहाँ पर ये करेक्ट डायग्राम आना चाहिए, ये वाला जो बनाया. ठीक है, आप बनाइए. लेट मी सी अदर चिल्ड्रन. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, आफ्टर ड्राइंग देन वी हैव टू डू द लेबलिंग. ये हो गया ई पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन ब्रिंग दैट लाइन टू एक्स एक्सिस, बिकॉज हमने बताना भी है ना कि कितना इनकम लेवल है. तो इसका नाम रख लिया वाई पॉइंट. तो ये बन गया हमारा वाई लेवल ऑफ इनकम. अब इस पॉइंट के एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, जहाँ भी आपका दिल करे. ठीक है, ये एक लाइन यहाँ से आप नीचे ड्रॉ करिए, ये वाली लाइन. लेट अस नेम इट OY1. और इधर आफ्टर ई पॉइंट ड्रॉ एनी डॉटेड लाइन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए. ये यहाँ पर नीचे आ गया OY2. ये बैकवर्ड एरो, और यहाँ से OY1 से टुवर्ड्स Y राइटवर्ड एरो. ठीक है, और इस ई पॉइंट से पहले ये जो आपकी डॉटेड लाइन आ रही है, या कहीं भी इधर आपकी जो सेविंग है दैट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की लाइन ऊपर है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट, ई पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड पे. ठीक है, और आफ्टर ई पॉइंट ये वाला जो स्पेस है, कहीं पर भी आप लिख लो जहाँ भी आपका मन करे, S इज ग्रेटर देन I. क्यों S इज ग्रेटर? क्योंकि S की लाइन ऊपर है, S की वैल्यू इज मोर, I नीचे है, I की वैल्यू इज लेस. तो S इज ग्रेटर देन I. और इस E पॉइंट से पहले इन्वेस्टमेंट की लाइन ऊपर है, इट इज लाइंग अबव. तो यहाँ पर आप लिखोगे, चाहे आप लिख दो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन S, या आप लिख दो S लेस देन I, बात एक ही है. ठीक है, पहले आप ड्रॉ करो, देन आई एक्सप्लेन मीनिंग क्या है इसका. I hope you would have made the diagram. Now let us see. So according to this approach, again we will start from the same, that the point E where both these values are equal to each other, they are cutting each other, that point is known as equilibrium point. ये E point is equilibrium point. Now again, जैसे पहले किया था, the equilibrium point will not happen, it will not occur all of a sudden directly. There may be two other possible situations. ठीक है, जैसे AD लेस देन और ग्रेटर देन हो सकती है ना, सेम वे इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद भी टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. नाउ विच आर दोज टू पॉसिबिलिटीज? एक है फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट, ये वाली, ये मैंने यहाँ करके लिख दिया, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट. एंड अदर पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी दिस सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. तो ये लिख दिया इफ सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो डायग्राम बनाने के बाद देन नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दीज टू सिचुएशंस. अब ये सिचुएशंस भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है एज वी हैव डन प्रीवियसली, जो पहले जैसे इलेबोरेटली बताया ना, AD ज़्यादा हो तो क्या होता है, कम हो तो क्या होता है. अब यहाँ पर भी यही है.
लेट अस टेक दिस फर्स्ट सिचुएशन, इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ये वाला इक्विलिब्रियम के बाद का पॉइंट। अब आप सोच के देखो, अब आपने यहाँ पर सेविंग कौन करता है, नॉर्मली हाउस होल्ड सेक्टर पीपल, ठीक है। तो अब जो हाउस होल्ड सेक्टर के पीपल है, सेविंग ज़्यादा है, इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या हो गया, सोच के बताइए ज़रा। अगर हम लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं, स्टूडेंट्स हैव स्विच्ड ऑफ देयर वीडियो, प्लीज़ कीप योर वीडियोज़ ऑन, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर वीडियोज़ ऑन बेटे, बीच बीच में मैंने देखना होता है तो फिर पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पर है। अच्छा, नाउ लेट अस सी, अगर सेविंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो आम लोग हैं, हाउस होल्ड पीपल हैं, दे आर नॉट प्रेफरिंग टू गो टू मार्केट, यही मीनिंग बना। अगर आप या मैं अपना सोच के देखो, अगर हम हमारा ध्यान सेविंग की तरफ ज़्यादा है, इसका मतलब हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स इसका मीनिंग हो गया कि हम वी डोंट वांट टू गो टू मार्केट, या मार्केट तो जाते हैं, कुछ लेते नहीं है, मतलब खर्च नहीं करते, तभी पैसे बचेंगे ना। दोनों चीज़ें तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, बिकॉज इनकम तो एक गिवन ही है। तो चाहे हम ज़्यादा बचा लें, चाहे ज़्यादा खर्च कर ले, एट ए टाइम वन थिंग कैन बी डन। तो जब ये सेविंग ज़्यादा है, इसका मतलब आम हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग हैं, नाउ दे आर नॉट प्रेफरिंग टू स्पेंड मनी, रादर दे वॉन्ट टू सेव मनी। अब जब वो सेव करना चाहते हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि नाउ शॉपकीपर्स, सेलर्स, प्रोड्यूसर्स, उनका सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस सेविंग की तरफ है। पीपल विल परचेज लेस। तो जब लेस परचेज करेंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो क्या करेंगे, वो दे विल नॉट लाइक टू इन्वेस्ट मोर, बिकॉज देयर प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स आर नॉट बीइंग सोल्ड। Why? Because now people's tendency is towards saving and they are not interested in spending money. They are not incurring consumption expenditure. तो इस करके प्रोड्यूसर्स का, इन्वेस्टर्स का सामान नहीं बिक रहा है, तो क्या करेंगे वो, अब नाउ दे विल कम टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना, अगेन वही बात है जो एग्रीगेट सप्लाई को क्लियर करने की कोशिश करते हैं ना, तो दे विल अगेन ट्राई टू क्लियर देयर प्रीवियस स्टॉक्स, और ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रादर दे विल प्लान टू इन्वेस्ट लेस, और पैसा काम में नहीं लगाएंगे, ठीक है। कब तक नहीं लगाएंगे, जब तक अगेन ये सिचुएशन यहाँ से स्क्वीज होते होते, कम होते होते, अल्टीमेटली व्हेन अंटिल दे डोंट रीच टू दिस ई पॉइंट, तब तक अपनी इन्वेस्टमेंट और नहीं करेंगे, ठीक। ऑन दी अदर साइड दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, अगर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, सेविंग अगेन कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग। अब आप और मैं, हम सारे कम सेविंग करते हैं, तो इसका दूसरे वर्ड्स में मतलब है कि हम बहुत एक्स्ट्रा वेजेंट हो रहे हैं, हम बहुत खर्च करने की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, बार बार मार्केट जाते हैं, बार बार शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो तभी तो हमारी सेविंग कम हो रही है। तो जब हम ज़्यादा मार्केट जाने की टेंडेंसी दिखाते हैं, तो इसका मतलब अब जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स इन द सेंस प्रोड्यूसर, सेलर, क्योंकि काम में तो वही पैसे लगाएंगे ना, तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामान सारे सेल हो रहे हैं, क्योंकि लोग जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। सेविंग कम करने का मतलब इनडायरेक्टली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। तो अब जो इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर्स के सामान है, दे आर गेटिंग सोल्ड, तो अब क्या होगा, दे विल फील एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट मोर, दे विल ट्राई टू स्पेंड मोर मनी इन देयर प्रोडक्शन, और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एंड अल्टीमेटली दे विल टेंड टू कम फ्रॉम दिस OY1.2 टूवर्ड्स Y। तब तक और इन्वेस्टमेंट करेंगे जब तक ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। ये इनडायरेक्टली वही है जो पहले किया है कि एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो क्या होता है, सेम थिंग इज हियर। फिर से मैं बता देती हूँ, अगर सेविंग कम है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब पीपल आर स्पेंडिंग मोर, दे आर कंज्यूमिंग मोर as per the consumption expenditure of people. Investors will feel encouraged, they will invest more in their works, जो भी उनकी प्लानिंग है और काम में मनी लगाने की सोचेंगे, तब तक करेंगे वो जब तक इन दोनों चीज़ों के बीच में इक्विलिब्रियम लेवल नहीं आ जाता या इक्विलिब्रियम लेवल अचीव नहीं हो जाता। सो टूवर्ड्स राइट साइड दे विल टेंड टू कम। और अगर सेविंग ज़्यादा है, इसका मतलब लोग खर्चे नहीं कर रहे हैं, पुराने स्टॉक ही क्लियर होंगे और काम में पैसा नहीं लगाया जाएगा। कब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे ही, फिर आपने इसको क्वेश्चन को भी, ये 6 मार्क्स के लिए बोथ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू दोनों में से कोई भी अप्रोच। तो पहले मीनिंग देना है, फिर वेरी ब्रीफली सेविंग का मीनिंग, उसका डायग्राम, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, उसका डायग्राम, देन दिस टेबल डायग्राम, एंड आफ्टर दैट ऐसे हेडिंग बना के आपने दे देना है, एक हेडिंग बना देना, इफ सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन करके इसके नीचे 2-3 पॉइंट्स, वेरी शॉर्ट,
बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी है, इतना टाइम ही नहीं होना आपके पास, शॉर्ट से 3-4 पॉइंट्स। फिर उसके बाद सेकंड केस, अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट, ऊपर नीचे कोई भी लिख सकते हो, हार्डली मैटर्स, कोई भी बात को पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप पूरा कर लोगे देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा हो गया सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। नाउ इफ वी कोरिलेट बोथ दीज अप्रोचेस, दोनों को मिला दें, तो नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन दिस रिलेशन बिटवीन टू अप्रोचेस। ठीक, अब आप देखो आपकी बुक में जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में डायग्राम दिया हुआ है ना, वो वाला डायग्राम है, तो दैट डायग्राम इज नॉट प्रॉपर डायग्राम एट दैट प्लेस। अब हमने नाउ वी हैव टू टेल कि इन दोनों अप्रोचेज का मीनिंग क्या है। तो कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल, बोथ डायग्राम्स आर टू बी मेड वर्टिकली, देयर रिलेशन इज टू बी शोन। अगर अभी नहीं भी बनाना है कोई बात नहीं, आई विल सेंड द पिक्चर, बाद में मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, वहाँ से देख के बना लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, एडीएएस वाला डायग्राम। फिर बस करना ये है कि ये जो ई पॉइंट वाई लेवल ऑफ इनकम है ना, ये डॉटेड लाइन, इसी लाइन को नीचे ले आना, बिल्कुल इसके नीचे वर्टिकली डायग्राम बनानी है। प्लीज डोंट ड्रॉ हॉरिजॉन्टली, बिकॉज हमने ऐसे रिलेशन दिखाना है। तो इसी लाइन को आप, डॉटेड लाइन को आप नीचे ले आओ, ये ओ वाई लेवल ऑफ इनकम। अब आपने क्या देखना है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन बना के, ये जो सेविंग फंक्शन की लाइन है, बस इतना ध्यान रखना है, इट शुड पास फ्रॉम दिस पॉइंट, बिकॉज दोनों अप्रोचेज की वी हैव टू शो द इक्वालिटी। बिगनिंग में किया था ना, ए डी इज इक्वल टू ए एस, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी कैंसिल हो गया, बच गया एस इज इक्वल टू आई। मतलब दोनों चीज़ों का अल्टीमेटली बात एक ही है, बट दो तरीकों से बताया हुआ है। सो ये पॉइंट आपने कंसिडर करना है कि ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, वेयर एवर इट इज कटिंग दिस इन्वेस्टमेंट लाइन, योर सेविंग फंक्शन शुड पास फ्रॉम दिस लाइन। इसके पास करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर प्लीज़ आप लिख लो ई, आई फॉरगॉट टू राइट हियर ई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे ये लिखा था ना ई पॉइंट, ऐसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बाकी सारा सेम है। नाउ सेम कैसे है, यहाँ देखिए, ये ए डी इज ग्रेटर देन ए एस, ये वाली ए डी की लाइन ऊपर है, ए डी इज ग्रेटर देन ए एस। तो जब ए डी ज़्यादा होती है, ये सिचुएशन होती है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब बिल्कुल इसके नीचे, तो एट दैट टाइम सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट्स। अभी मैंने, आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने समझाया वो एक ही चीज़ को समझाया, एक बार एस आई वर्ड यूज़ करके बोल दिया, एक बार ए डी ए एस वर्ड्स यूज़ करके बोल दिया, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके मुताबिक है लोग सेविंग कम कर रहे हैं और खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दोनों एक ही बात है। उसके बाद जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब सामान नहीं बिक रहे हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इस पार्ट के नीचे। इसका मतलब है कि अब लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च कर ही नहीं रहे, तभी तो दुकानों का सामान नहीं सेल होता है, जब सेविंग ही ज़्यादा करेंगे। तो बोथ दीज अप्रोचेज अल्टीमेटली दे गिव अस द सेम टर्म, सेम मीनिंग। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। शो द रिलेशन between ADAS and SI approach. Only then this diagram is required to be made. Otherwise इसकी और कहीं भी there is no need. कहीं और कहीं फालतू में नहीं बना देना ज़बरदस्ती, अगर पूछा है only then. ठीक, अच्छा, उसके बाद ये जो एक पॉइंट है ना, it is not given in your book but it is required for our further rest of the chapter and next chapters. बुक में क्या किया हुआ है, आप ये प्लीज़ आप बना लेना, मैं उसका बता देती हूँ मीनिंग। चलो अब कल ही बताएंगे, 9:40 हो गया, मीटिंग बीच में ही रुक जानी है। आई विल सेंड द पिक्चर्स ऑफ दीज 2-3 पेजेस विच वी हैव डन टुडे। ठीक है, ये आपने बना लेना है, आई विल एक्सप्लेन टुमारो, नहीं भी समझ आएगा मैं कल बता दूंगी आपको। ठीक है जी, सो विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर।